नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं द सागर न्यूज इंडिया। चलिए दोस्तों, आज की बड़ी खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट रहे हैं। मोदी मंगलवार को ही सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 2 दिन के सऊदी दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने कल स्टेट डिनर में शामिल होना था और उसके बाद आज वो एक फैक्ट्री में भारतीय कामगारों से मिलने वाले थे, लेकिन कश्मीर हमले की वजह से उनका प्रोग्राम बीच में रद्द कर दिया गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों को मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारत लौटने के बाद मोदी आज केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पहलगाम हमले के अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, हम भारत के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लिखा, कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने लिखा, उषा और मैं भारत से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम इस देश और इस लोगों को खूबसूरती से प्रभावित है। इस प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक शामिल है। बाकी पर्यटक यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा के। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:45 बजे पहलगाम की बैसारन घाटी में हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने यूपी से आए शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, फिर उसके सिर में गोली मार दी। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, वो हनीमून पर यहाँ आया था। आतंकवादियों ने दूसरे पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी लश्कर एक तबैया ने ली है। प्रशासन ने आतंकी हमले में एक की मौत की बात कही थी, लेकिन करीब 4 घंटे बाद न्यूज एजेंसी ने 26 मौतों की जानकारी दी। घटना में 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पहलगाम में हमले वाले इलाके को घेर लिया है। हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। पीएम मोदी यूएई दौरा अधूरा छोड़कर वापस लौट रहे हैं। कल दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठक में हिस्सा लेंगे। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे गए हैं। वे राजभवन में सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत करके हालात की जानकारी ली है। पहलगाम हमले के विरोध में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बुधवार को जम्मू बंद बुलाया है। एनआई की टीम बुधवार को हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुंचेगी। पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहर में अलर्ट जारी किया गया। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस देश भर में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस वीडियो पर नाराजगी जताई जिसमें बाबा रामदेव ने सरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतर आत्मा झकझोर दी। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई है। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लब जिहाद और बोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसके खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि यह धर्म के नाम पर हमला है। पतंजलि की ओर से एडवोकेट राजीव नायर ने कहा था कि हम सभी वीडियो हटा लेंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि रामदेव एक हल्फनामा दें कि आगे इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि रामदेव ऐसी बातें अपने दिमाग तक सीमित रखें, उन्हें जाहिर ना करें। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया है। उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया। रामदेव का मशहूर है, बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई किए हुए पतंजलि का सामान बेच सकते हैं। यह बयान बुराई करने से आगे निकल गया है। यह धार्मिक बंटवारा करता है। रामदेव कमेंट हिट स्पीच की तरह है। रोहतगी ने भ्रामक विकारों के केस की याद दिलाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को लोगों से माफ़ी मांगने का आदेश दिया था। रोहतगी बोले कि विज्ञापनों के जरिए लोगों के भ्रम फैलाया गया है और एलोपैथिक दवाइयों के खिलाफ बयान भी दिए हैं। रामदेव ने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया एक्स पर 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार किया। उन्होंने कहा, एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनाती है। अगर आप शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। महाराष्ट्र में स्कूली पढ़ाई के लिए अब
हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का निर्णय वापस ले लिया है। शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि मराठी अनिवार्य होगी, अंग्रेजी दूसरी भाषा और तीसरी भाषा ऑप्शनल यानी वैकल्पिक होगी। इससे पहले रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि स्टूडेंट तीसरी भाषा अपने मन से चुन सकेंगे, हिंदी अनिवार्य नहीं होगी। आपको बता दें, फैसला वापस लेने से 6 दिन पहले यानी बुधवार को ही महाराष्ट्र में 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य की गई थी। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई थी। राज्य के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बुधवार को ये घोषणा की थी। वहीं महाराष्ट्र में NEP का रिकमेंड किया गया था 5+3+3+4 मॉडल फेज वाइज पहले की गई घोषणा के मुताबिक ही लागू किया जाएगा। इस नए स्ट्रक्चर के पहले फेज के नए एडमिकेटेड ईयर यानी 2025-26 से पहले क्लास के लिए लागू किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। चीन ने 20 अप्रैल 2025 को हुबेई प्रांत के सुनान काउंटी में 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। यहाँ G का मतलब गीगाबिट है, ना कि जनरेशन। ये दुनिया का पहला कमर्शियल वायर्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जो 10 गीगाबिट प्रति सेकंड Gbps की तक की स्पीड देता है। यह 5G या 6G जैसे वायरलेस मोबाइल नेटवर्क से संबंधित नहीं है। यह एडवांस फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी 50G पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क 50G PON। इसका मतलब हुवावे और चाइना यूनिकॉम से मिलकर इस नेटवर्क को लॉन्च किया है। 20 सेकंड में डाउनलोड होगी 20 GB साइज की 4K मूवी। इसमें 3 मिलीसेकंड लेटेंसी के साथ 9834 Mbps की डाउनलोड और 1008 Mbps की अपलोड स्पीड मिलती है। यह स्पीड को ऐसे समझे कि लगभग 20 GB साइज की 4K मूवीज को डाउनलोड करने में आमतौर पर 1 Gbps कनेक्शन पर लगभग 7 से 10 मिनट लगते हैं। नए 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ 20 सेकंड से भी कम लगेंगे। 10G नेटवर्क को डेटा इंटेंसिव लो लेटेंसी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिमलेस क्लाउड गेमिंग, रिमोट सर्जरी और AI ड्रिवन स्मार्ट होम्स में काम आएगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी, टेलीमेडिसिन, रिमोट एजुकेशन और स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करेगा। उदाहरण के लिए यह ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम के लिए रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग को संभाल सकता है। ये चीन का प्लान का हिस्सा है। 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च से चीन ग्लोबल ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी में लीडिंग हो गया है। उसने UAE और कतर जैसे देशों की वर्तमान कमर्शियल ब्रॉडबैंड स्पीड को पीछे छोड़ दिया है, जहां औसत की गति 543 MBs और 521 Mbps है। सुनान काउंटी और जियोनगऑन में इनिशियल लॉन्च चीन का एक ब्रॉडर नेशनल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चीन इसे 148 लोकेशन तक विस्तार करना चाहता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला के 121 स्टोर बंद होंगे। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट विभाग ने लोकल RTO को इन्हें बंद करने का निर्देश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग ने ओला के 146 स्टोर की जांच की थी। इसमें 121 से ज़्यादा स्टोर बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के चल रहे थे। दरअसल पिछले महीने RTO ने महाराष्ट्र में ओला के कई स्टोर पर छापामारी की थी। स्टोर पर ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते 192 व्हीकल को जब्त कर कारण बताओ नोटिस दिए गए थे। ओला के स्टोर पर देश भर में RTO कार्रवाई हुई थी। अब तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 32 स्टोर पर रेड पड़ चुकी है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ स्टोर पर भी कार्रवाई की गई है। इसमें 50 से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है। बुधवार को ओला इलेक्ट्रिकल शेयर 0.26 की मामूली तेजी के साथ 53.2 रुपये पर बंद हुआ। एक महीने में ओला का शेयर 4% से ज़्यादा गिरा है। वहीं पिछले एक साल में शेयर 40% से ज़्यादा टूटा है। ओला का मार्केट कैपिटल 22.14 हज़ार करोड़ रुपये। 8 मार्च देश भर में ओला के कई स्टोर पर छापामारी की गई। ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते कई स्टोर सील किए गए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जब्त की गई। 12 मार्च मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 स्टोर पर RTO ने रेड मारी। इस दौरान ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने 14 इलेक्ट्रिकल वाइड्स जब्त किए गए। 18 मार्च इंदौर में 4 स्टोर पर छापा मारा। ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते कारण बताओ नोटिस दिया गया। 17 से 19 मार्च के मुंबई और पुणे में 26 स्टोर पर रेड हुई। इसमें 36 व्हीकल को जब्त कर नोटिस दिए गए। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। बेंगलुरु में वायुसेना अधिकारी और उनकी अफसर पत्नी से मारपीट के मामले में CCTV फुटेज सामने आया। फुटेज से साफ है कि विंग कमांडर की ओर से भी मारपीट की गई थी। इसमें विंग कमांडर को पहले मारपीट की शुरुआत करते और युवक को सड़क पर धकेलते और लात मारते देखा जा सकता है। CCTV फुटेज के मुताबिक DRTO कॉलोनी से एयरपोर्ट जा रहे विंग कमांडर शिलादित बोस और उसकी पत्नी स्क्वाड्राइन लीडर मधुमिता एक नियान ग्रीन जैकेट पहने युवक के पास पहुंचे। इसके बाद झगड़ा बढ़ा और हाथापाई शुरू हो गई। वीडियो में मधुमिता भी युवक से बहस करती दिखी। इससे पहले सोमवार को विंग कमांडर बोस ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने
दावा किया था कि मुझ पर और पत्नी पर सुबह कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। मेरे पास मारपीट के अलावा गाली गलौज भी की गई। वीडियो में अधिकारी खून से लथपथ दिख रहे थे। आरोपी की पहचान विकास कुमार ने रूप में की गई थी। वह कॉल सेंटर में काम करता था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। वही आरोपी की शिकायत पर विंग कमांडर पर अटेम्प्ट टू मर्डर और मारपीट का केस दर्ज किया गया है। आईएएफ ने एक अधिकारी बयान में कहा, बेंगलुरु में कल एक दुर्भाग्य घटना हुई जिसमें एक आईएएफ अधिकारी शामिल थे। वायुसेना स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मामले की जांच और कानूनी समाधान में सहायता कर रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। नालंदा के कतरीसराय में साइबर थाना पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपी धनी ऐप के माध्यम से लोगों को कम ब्याज दर पर लोन और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। साइबर डीएसपी ज्योति शंकर ने बताया कि यह गिरोह जवाहरचक गांव में सक्रिय था और इस कार्रवाई पुलिस ने उनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में कर्नाटक के गुलबर्गा निवासी मनोज बक्सीधर, जो इस गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। जवाहरचक गांव में अशोक महतो की बेटा कुश कुमार और रंजीत कुमार, जो सहोदर भाई है, और महेश चौधरी का बेटा अमरजीत कुमार शामिल है। डीएसपी शंकर ने बताया, आरोपियों को कम ब्याज दर पर व्यक्तिगत ऋण तथा सरकारी योजनाओं का लालच देकर कई लोगों को अपने जाल में फंसाया था। इसके लिए वे फर्जी दस्तावेज और झूठे वादों का सहारा लेते थे। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह गिरोह देश के विभिन्न हिस्सों में साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि इनके अन्य सहयोगियों को पता लगाया जा सके। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। पूर्णिया में मां की फटकार पर बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां बेटी के मोबाइल चलाते बुरी आदत से परेशान थी और इसी से नाराज होकर बेटी को डांट लगाया था। मां के घर से बाहर निकलते ही लड़की कमरे में गई और ये खौफनाक कदम उठा लिया। जैसे ही मां बाहर से लौटी, बेटी दुपट्टे के सहारे फंदे से झूलती मिली। हादसे के बाद परिजन किशोरी को लेकर पूर्णिया जीएमसीएच पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना मधुबनी इलाके में घटी है। मृतक का काजल कुमारी 17 वर्ष। परिजनों ने सबको पोस्टमार्टम के इनकार कर दिया। किशोरी के पिता सन्नी राय ने बताया कि घर में सामान बिखरा पड़ा था। मां रानी देवी ने बेटी को घर की साफ सफाई के लिए कहा था। इस काम को पूरा करने के बाद खाना बनाना था। मां जब बाजार से घर लौटी, किशोरी मोबाइल चलाने में मशगूल थी। इसी के गुस्साई मां ने बेटी को जोरदार फटकार लगाई थी। इन सब पर बाद पड़ोसी के बुलाने पर मां कुछ मिनटों के लिए घर से बाहर गई थी। इसी बीच मौका पाकर गुस्साई किशोरी ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। बेटी को कमरे में झूलता देख मां ने जोरदार आवाज लगाई, जिसके बाद घर के बाकी सदस्य मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में किशोरी को जीएमसीएच पूर्णिया लाया गया, जहां डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्करों को पकड़ा है। 2 अलग अलग मामलों में भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। 3 में से 2 शराब तस्कर नीतीश कुमार और करण कुमार कार से शराब ले जा रहे थे। कार से सैकड़ों बियर की बोतलें बरामद हुई है। वहीं दूसरी कार्रवाई में एक बाइक सवार 40 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार समेकित जांच चौकी के पास उत्पाद विभाग की टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार की तलाशी में पिछले सीट से बियर की बोतलें भरी पाई गई। कार सवार को 2 तस्कर करण कुमार और नीतीश कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों बाराचट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाला। शुरुआती पूछताछ में इन्होंने शराब को बाहर से लाकर बिहार में खपाने की योजना बताई है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में भी वे शराब लेकर इसी रास्ते से कई बार क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन इस बार वे धरा गए। वही दूसरा और मोहनपुर थाना क्षेत्र के धीरज कुमार को उस समय रंगे हाथ पकड़ लिया गया जब वह बाइक से शराब की धुलाई कर रहा था। तलाशी में उसके पास 40 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।